हे दिस इज लीगल सलोनी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये चैनल आपके लिए ही बना है अगर आप लॉ के फील्ड में हैं और आप अपना करियर लॉ के फील्ड में बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एकेडमिक्स में हेल्प होगा, आपको यहाँ पे जुडिशरी में हेल्प होगा, आपको यहाँ पे अपने प्रैक्टिस में हेल्प होगा। साथ ही साथ अगर आप इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं कोर्ट में तो आपको हेल्प होगा। हाई कोर्ट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा हेल्प होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ज़्यादातर वो सारी चीज़ें ही बताती हूँ जो कि पटना हाई कोर्ट से रिलेटेड है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि रिजॉइंडर कैसे फाइल करना होता है और रिजॉइंडर जो फाइल करना है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। हम लोग जानते हैं जैसा कि हर चीज़ जो भी हम लोग पटना हाई कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में फाइल करेंगे उसमें सबसे पहले उसका नाम रहेगा, यानी इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना। देन रिट, अब हम लोग कौन सा फाइल कर रहे हैं तो सिविल रिट फाइल कर रहे हैं, तो सिविल रिट जुरिडिक्शन केस लिखेंगे। CWJC नंबर हमें मिला होगा तो हम लोग उसको नाम को उस नंबर्स को फिल करेंगे जिस भी केस का है। अब हम लोग ये जो रिजॉइंडर है वो कब फाइल कर रहे हैं, तो हमने पहले रिट फाइल किया। रिट फाइल करने के बाद हमारी जो अपोजिट पार्टी थी उसने काउंटर एफिडेविट फाइल किया। काउंटर एफिडेविट का जो रिप्लाई हम लोग दे रहे हैं दैट इज नोन एज रिजॉइंडर। अगेन मेरे इस रिजॉइंडर का भी अगर वो रिप्लाई करना चाहते हैं तो वो लोग भी रिजॉइंडर ही फाइल करेंगे। एंड जो भी अब उसका भी अगर हम रिप्लाई करना चाहते हैं तो फिर हम भी रिजॉइंडर ही फाइल करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले CWJC नंबर लिखने के बाद जैसे काउंटर एफिडेविट में भी हम लोग डायरेक्ट आ गए थे पिटिशनर और रिस्पोंडेंट के नाम के पास, तो वैसे ही इसमें भी वही होगा। तो जो भी नाम है ओसामा जुबैर या जो भी नाम है वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स, जो भी एक पिटिशनर है उसका नाम लिखाता है और बाकी सारे के सारे पिटिशनर्स जो होते हैं उन सबको अदर्स में डाल दिया जाता है, क्योंकि हर बार आप सारे का नाम और सबका एड्रेस नहीं दे सकते हैं, तो वो रिट में चला गया। और अब बात करते हैं कि ये जो रिजॉइंडर है वो कौन फाइल कर रहा है, पिटिशनर्स फाइल कर रहे हैं। तो लिखेंगे पिटिशनर्स रिजॉइंडर टू द काउंटर एफिडेविट फाइल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 5, 6, जो भी आपका काउंटर एफिडेविट फाइल किया था वो उसका नंबर लिख देंगे। अब हम लोग जो है वो फाइल कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम लोग पिटिशन नंबर 1 है या सिंगल ही पिटिशनर है या जो भी हो, तो वो फाइल कर रहा है तो उसका सारा एड्रेस सब चीज कंप्लीटली देना है। तो एक इंसान का देना होता है, पिटिशनर्स में कोई एक इंसान का सारा डिटेल देना होता है या 2 इंसान का डिटेल देना होता है। अगर वो रिजॉइंडर 2 इंसान फाइल कर रहा है, 3 इंसान एक साथ रिजॉइंडर एक ही रिजॉइंडर फाइल कर रहा है तो तीनों का डिटेल देना होगा। इस पर्टिकुलर केस में या जो हम मेरे पास फॉर्मेट है इसमें सिर्फ एक ही पिटिशनर रिप्लाई दे रहा है, ठीक है। 4 पिटिशनर्स थे मान लीजिए और वहां पर रिप्लाई चारों को देना है, लेकिन 4 नहीं रिप्लाई कर रहा है, सिर्फ एक ही रिप्लाई कर रहा है। हम सब सिर्फ एक ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम बस एक का नाम लिखेंगे। बाकी जो 3 बचे हुए हैं उनके अपने अपने वकील अगर हैं तो वो लोग अपने तरीके से फाइल करेंगे। अगर वो लोग भी बोलेगा कि नहीं हम मेरी तरफ से ही फाइल कर दीजिए तो फिर हम लोग उनको फाइल करेंगे। इस तरीके से काम चलता है। I, Osama Zubair, aged this, gender, father's name, resident, police station, district, और उसके बाद लिखेंगे do hereby solemnly affirm state as follows। फिर उसके बाद 2 जो है फॉर्मल पैराग्राफ है, जैसे कि दैट आई एम द पिटिशनर इन दिस केस एंड एज सच आई एम वेल एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दिस केस। हम जो है वो पिटिशनर हैं और हमको सब चीज पता है। दैट आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द कंटेंट्स ऑफ द काउंटर एफिडेविट फाइल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 5। जो भी रिस्पोंडेंट नंबर 5 ने काउंटर एफिडेविट फाइल किया है उसका हमको सारा कंटेंट पता है। ये भी एक फॉर्मल है, इसको भी बस उठा के लिख देना है, सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है। तीसरा भी फॉर्मल ही है लेकिन ये थोड़ा स्पेशल है, इसमें समझिए दैट द स्टेटमेंट्स मेड इन पैराग्राफ नंबर दिस आर मैटर्स ऑफ रिकॉर्ड। मैटर्स ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है वो सारे फैक्ट्स जिसको हम रिवर्ट नहीं करना चाहते हैं, जिसका हम रिप्लाई नहीं देना चाहते हैं, जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। जैसे कि कोई जजमेंट आया, अब जजमेंट आया है उस दिन, ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है जो कि मेंशन काउंटर एफिडेविट में कर दिया गया है, तो हम बोल देंगे कि पैराग्राफ नंबर सो एंड सो एंड सो आर मैटर ऑफ रिकॉर्ड, क्योंकि उसमें मेंशन किया गया है कि इस दिन को जजमेंट आया था। मतलब उसमें ऐसी चीजें लिखी गई हैं जो कि सच है, आप उसको नहीं डिनाई कर रहे हैं, तो फिर आप उसको मैटर ऑफ रिकॉर्ड करके बक्से में डाल देते हैं, पैराग्राफ वाले बक्से में। देन नेक्स्ट जो पैराग्राफ होगा उसमें लिखेंगे दैट द स्टेटमेंट मेड इन पैराग्राफ नंबर सो एंड सो of the counter affidavit filed on the behalf of respondent number 5 is partly incorrect and misleading and it is there hereby denied however it is stated that, यानी कि हम उसको डिनाई तो कर रहे हैं लेकिन हम उसको कहना चाहते हैं कि ये मेरा रिप्लाई है। देखिए इसको समझिए कैसे है। चौथा पैराग्राफ से मेरा मेन काम शुरू हुआ, रिप्लाई मेरा देना शुरू हुआ। अब कोई चीज वो लिखा जो हमको गलत लग रहा है
उस पैराग्राफ में, तो हम उसका रिप्लाई तो देंगे ना, उसी के लिए हम रिजॉइंडर फाइल कर रहे हैं। तो उसको हम लोग अब ऐसे एड्रेस करेंगे कि जो स्टेटमेंट पैराग्राफ नंबर 5 में उसने लिखा है काउंटर एफिडेविट में, जो कि रिस्पोंडेंट का फाइल किया हुआ है, वो इनकरेक्ट है, मिसलीडिंग है, और इसलिए हम उसको डिनाई कर रहे हैं। लेकिन जो रिलीफ मुझे चाहिए वो इस ग्राउंड पर चाहिए, ये उनका कहना है बट मेरा ये कहना है, इस तरीके से चलता है। अब अगर हम कोई चीज़ मान लीजिए कि कॉपी एनेक्चर लगाना चाहते हैं रिजॉइंडर में भी, तो हम वो कैसे लगाएंगे? तो अ कॉपी ऑफ जजमेंट डेटेड दिस इज एनेक्स्ड हियर विद एंड मार्क्ड एज एनेक्चर। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि मैंने पिटिशन जब फाइल किया था, रिट पिटिशन जब फाइल किया था, तो उसमें मैंने 5 या 6 एनेक्चर्स लगाए थे, खत्म। अब मैं दोबारा जो फाइल कर रही हूँ कोर्ट के नज़र में, वो रिजॉइंडर फाइल कर रही हूँ, तो अब मेरा वो 5 और 6 जो एनेक्चर लगा दिया था, अब उसके बाद का सीरीज चलेगा। जैसे मैंने वहाँ P6 तक लगाया था, पिटिशनर नंबर 6 तक लगाया था मैंने वहाँ पे एनेक्चर्स, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जो एनेक्चर पहला लगाने वाली हूँ उसका क्या नाम दूंगी? P7। समझ में आ गया होगा? P7 विद दिस रिट एप्लीकेशन। नाउ जो भी मुझे कहानी बताना है तो दैट से शुरू करेंगे। दैट इट इज स्टेटेड दैट द स्टेटमेंट मेड इन पैराग्राफ नंबर दिस इज पार्टली इनकरेक्ट एंड मिसलीडिंग, फाइल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ काउंटर एफिडेविट, नहीं, फाइल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 5 इन द काउंटर एफिडेविट। जो पैराग्राफ आपको 4 नंबर में बताया उस तरीके से फॉर्मली आप स्टार्ट कीजिए, और हर पैराग्राफ को आप वैसे एड्रेस कीजिएगा, तो आपको कोर्ट को समझाने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ रेफर कीजिएगा कि पैराग्राफ नंबर 4 योर लॉर्डशिप में रीड, तो वहां से वो योर लॉर्डशिप रीड करेंगे तो उनको एक पैराग्राफ में ही सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हर एक पैराग्राफ इतना सफिशिएंट बनाना है कि उसको एक को ही पढ़ के उनको मोटा मोटी सब चीज समझ में आ जाए। दैट आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड। अब उसके बाद सारा राम कहानी कह दीजिए, सारा आप रिवर्ट कर दीजिए, सब चीज कह दीजिए। अब उसके बाद आएगा दैट आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द कंटेंट्स ऑफ दिस रिजॉइंडर एंड द स्टेटमेंट्स मेड इन पैराग्राफ नंबर दिस आर ट्रू टू माय नॉलेज एंड दो स्टेटमेंट मेड इन पैराग्राफ नंबर दिस आर ट्रू टू माय इंफॉर्मेशन डिराइव फ्रॉम दिस केस। इस केस के पैराग्राफ नंबर दिस मेरे नॉलेज में है और दिस मेरे इंफॉर्मेशन में है। नॉलेज क्या होता है? जो हम लोगों को खुद रिसीव होता है, और जो जैसे कि कोई लेटर हुआ, मुझे रिसीव हुआ, ये मेरे नॉलेज में आ गया। लेकिन जो पब्लिकली डाल दिया गया है, कोई जजमेंट है, अब वो बुक में छप गया है, तो वो तो सच है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन है, वो हमको स्पेशली नहीं मिला है, वो मेरे लिए नहीं है सिर्फ, वो सबके लिए है। तो वो इन्फॉर्मेशन हो गया जो मुझे खुद से रिसीव नहीं हुआ। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है, जो मुझे कहीं से मिला है, उसका उसका हम लोग पैराग्राफ नंबरिंग कर देंगे। अब क्योंकि मैंने इसमें एनेक्चर लगाया है, तो लास्ट पैराग्राफ लिखेंगे कि दैट द एनेक्चर्स एंड फोटोकॉपीज और टाइप्ड कॉपी ऑफ दिस रिजॉइंडर आर फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओरिजिनल्स। इनके ओरिजिनल से ही है। ये लिखने के बाद अब एफिडेविट होगा, वकलत ना एफिडेविट होगा, अब आधार कार्ड लगेगा और काम खत्म। जो भी एनेक्चर है वो लगा दीजिए, बस इतना ही होता है। रिजॉइंडर फाइल हो गया। अब ऐसे ही सारे पार्टीज जो हैं वो ऐसे रिजॉइंडर करते करते लास्ट में जजमेंट हो जाता है और फिर जजमेंट आ जाती है। अब इसी बीच में कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि अगर आपको कोई ऑर्डर चाहिए या आपको स्टे कराना है तो आप इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन लिखते हैं। तो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन स्टे कराना है तो या स्टे को हटाना है तो, दोनों ही स्थिति में इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन आपको चाहिए। इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन का मतलब होता है कि कोई ना कोई ऑर्डर आपको अब चाहिए, ठीक है। आपको जजमेंट नहीं चाहिए, आपको रिट नहीं इशू कराना, आपको ऑर्डर चाहिए, कोर्ट का ऑर्डर चाहिए, इंटरिम ऑर्डर। तो वो उसके लिए भी एक फॉर्मेट है, उसको देखेंगे। फिर अगर किसी का डेथ हो जाता है तो सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा उसको देखेंगे। और फिर हम लोग सप्लीमेंट्री एफिडेविट, कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, अगर कोर्ट को जानकारी देनी है तो उसको कैसे लिखेंगे। इन तीनों को लिखने के बाद, समझने के बाद हमारा जो रिट प्रोसीजर है वो खत्म हो जाएगा। तो 3 और चीज है जो समझना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल सलोनी। कोई काम का चीज अगर लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।